हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसके जो 1 नंबर के 1 मार्क्स क्वेश्चन है ना बेटा, 1 मार्क क्वेश्चन, उसमें जो असर्शन बेस्ड और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है उसको कराने जा रहा हूँ। इसमें मैं वो इंपॉर्टेंट जो 5 क्वेश्चन है वो पहले वो कराऊंगा ताकि आप इसको एक एक करके समझ सको। बच्चों, ये क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी लगते हैं लेकिन इन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। इसके लिए आपको कंप्रीहेंसिवली पढ़ना पड़ता है। ये जो 5 क्वेश्चन है जिस भी चैप्टर से होंगे, मैं चैप्टर का नाम नहीं बताऊंगा, आपको पहले ये खुद अपने आप में इंश्योर करना होता है कि ये किस चैप्टर में से है और किस टॉपिक से रिलेटेड है, और वो टॉपिक्स आपको बुक में से पढ़ के फिर तैयार करने हैं बिफोर एग्जामिनेशन अच्छी तरीके से। तो विशिंग यू गुड लक। मैं स्टार्ट करा रहा हूँ पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया हुआ तो इसके से रेगुलर क्वेश्चंस देखते जाइए। इससे पहले मैं एमसीक्यूज भी करवा चुका हूँ, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए असर्शन। Batman, a partner in a firm with 4 partners, has advanced a loan of rupees 50,000 to the firm for last 6 months of the financial year without any agreement. He claimed an interest on loan of rupees 3,000 despite the firm being in his loss for the year. मतलब क्या हुआ, बैटमैन एक पार्टनर है फर्म का, 4 पार्टनर फर्म ने, और उसने लोन दिया है 50,000 का फर्म को लास्ट 6 मंथ के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है, लास्ट 6 मंथ में इसी फाइनेंशियल ईयर के, विदाउट रेंट कोई एग्रीमेंट, मतलब कोई इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट नहीं कि कितना देना है। तो आपको पता है इस केस में 6% होना चाहिए। ही क्लेम एन इंटरेस्ट ऑफ 3,000, वो 3,000 मांग रहा है क्योंकि 5,000 का 6% कितना, 3,000, लेकिन हाफ ईयर का होना चाहिए ना बेटा, क्योंकि उसने कब दिया है, फॉर लास्ट 6 मंथ्स। सो डिस्पाइट द फर्म बीइंग इन लॉस फॉर द ईयर, और वो क्या रहा है कि चाहे फर्म को लॉस भी है तभी ब्याज मिलना चाहिए, ठीक है जी। तो रीजनिंग, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वुड अप्लाई। अब जब कोई पार्टनरशिप डीड मिसिंग होती है या नहीं होती तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो उस केस में ये एक असर्शन है, ये रीजन आ गया। रीजन ये है कि एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट वुड बी अप्लाई, ठीक है। अब क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला ऑप्शन वो क्या दे रहा है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है जी। और बी क्या है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट but R is the correct explanation of A. C ऑप्शन है A is correct but R is incorrect, और D ऑप्शन है A assertion is incorrect but R is correct। तो राइट ऑप्शन क्या है, D। राइट ऑप्शन क्या है, D, बिकॉज ये जो कह रहा है वो गलत है कि वो उसको 3,000 ब्याज मिलना चाहिए, उसको 3,000 ब्याज नहीं, उसका हाफ 6% मिलना चाहिए, 1,500, ठीक है जी। सो ए असर्शन उसका गलत है, बट जो रीजन दे रहा है वो रीजन ठीक है उसका, ठीक है बच्चे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ विच 2 लाख इक्विटी शेयर्स वर इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। ऑल द मनी हैड बीन कॉल्ड अप एक्सेप्ट रुपीज 2 पर शेयर विच वॉज डिक्लेयर्ड एज रिजर्व कैपिटल, जो कि रिजर्व कैपिटल के रूप में डिक्लेयर हुई है। The share capital reflected in the balance sheet as subscribed and fully paid up will be 0। Subscribed and fully paid कितनी है, 0। और अब रीजन वो क्या दे रहा है बच्चों, रीजन दे रहा है कि रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। रिजर्व कैपिटल तो की डेफिनेशन ही है कि वाइंडिंग अप के वक्त ही मंगवानी होती है। तो असर्शन को एक बार दोबारा समझ लीजिए। ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख शेयर्स के 10 रुपये के हिसाब से, जिसमें 2 लाख वो इशू कर चुके हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं। ऑल द मनी हैड बीन कॉल्ड अप, सारी मनी मंगवाई जा चुकी है, एक्सेप्ट रुपीज 2, ठीक है, विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व कैपिटल, जो रिजर्व कैपिटल डिक्लेयर हुई है। द कंपनी द शेयर कैपिटल रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट में कर रही है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड अप विल बी 0, ठीक है जी। चलो अब असर्शन में देखते हैं। ए असर्शन, both A and reason are correct and R is the correct explanation of A, ठीक है जी। और both assertion and R are correct but R is not the correct explanation of assertion। so assertion A मतलब is incorrect but reason R is correct, A is correct but R is incorrect। तो बच्चों फुली पेड
ज़ीरो है, ठीक है जी। फुली पे तो जीरो ही दिखाएंगे क्योंकि 8 रुपये ही कॉल्ड अप किए ना, कंपनी की कैपिटल कितनी है 10 की, 10 तो उन्होंने कॉल्ड अप नहीं किए ना, तो इसलिए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है जी, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको पढ़िए जरा मेरे साथ। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी विल बी रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। अब हमें क्या देखना बच्चा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बी ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, सी ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बिकॉज स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 2 में ऐसा नहीं होता कि जो कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में कोई भी कैश ट्रांजैक्ट नहीं होता, वो सिर्फ एक एंट्री पास करनी होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, असर्शन ए, ownership of the property does not account to partnership. The element of the business is represented in the co-ownership. Assertion A क्या कह रहा है कि co-ownership of property doesn't account to partnership. Co-ownership प्रॉपर्टी का होने का मतलब ये नहीं है कि आप पार्टनरशिप में हो, और रीजन क्या है, द एलिमेंट ऑफ बिजनेस प्रेजेंट, क्योंकि बिजनेस होना चाहिए को-ओनरशिप में। तो इसका ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. A is correct, but R is not correct. And D, A is correct, but R is correct. तो right option बच्चों B है। Right option क्या है इसका, B, because उसमें जो reason है वो correct explanation नहीं है उसकी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन सेंसिटिव है इसलिए मैं 5-5 ही कराऊंगा ताकि आप इन्हीं पे फोकस करो, इंस्टेड ऑफ बहुत सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में डालने से बेटर है मैं 5-5 करके करवाता जाऊंगा ताकि आप समझ सको, और अगर आपको इन टॉपिक्स में दिक्कत है तो आप अपनी बुक्स से रेफर कर सको कि इस तरीके के बाकी क्वेश्चंस भी करके। चलिए 5th क्वेश्चन बात करते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, कैश फ्लो से रिलेटेड हो गया, उसका एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज। ओके, अब वो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन के लिए क्या है, स्टेटमेंट ए क्या गिवन है, स्टेटमेंट ए में देखिए बेटा क्या गिवन है, स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, और बी स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, और सी ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है जी, और उसमें आगे क्या बताना है आपको, 4th ऑप्शन है डी ऑप्शन जिसको बोल सकते हैं, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो अब आप मुझे इसका बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। ठीक है जी, आप ज़रा खुद सोचिए कि क्या वो ठीक हो सकता है, आप ज़रा इसको चेक करके देखिए क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, बताइए ज़रा, सोचिए ज़रा खुद। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट्स क्या है, रॉन्ग है। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसके लिए होती है, आर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं, एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइजेस, ये भी स्टेटमेंट भी गलत है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन सारे चारों के चारों 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के, वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए मेरे साथ। विशिंग यू गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग।